हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2020 एंड 24 में हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो उसमें हम अपने सारे 12 चैप्टर्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था कि हम सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 से जो है हम अपनी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। मैंने आपको पहले थोड़ा ओवरव्यू दिया था इस चैप्टर के बारे में कि ये जो चैप्टर है किसके बारे में है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पन कल्चर की इसमें हम बात करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपका जो लेक्चर रहने वाला है ये एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, जिसमें हम जितने भी एस्पेक्ट आपके कवर करते हुए चलेंगे जो आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में स्टडी करना है 12th क्लास में, हम उसी को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो है हमारे लेक्चर होने वाले हैं। अब जो चैप्टर है उसकी शुरुआत ही कहाँ से हो रही है, उसमें एक सील के बारे में बताया गया है कि एक जो सिविलाइजेशन है उसका जो सबसे डिस्टिंक्टिव जो फीचर है वो क्या है, एक सील है। और वो जो सील है वो किसकी बनी हुई है, देखो वो सील बनी हुई है एक स्टेटाइट नाम का एक स्टोन होता था। स्टेटाइट नाम का एक स्टोन होता था, उस स्टोन से बनी हुई होती थी सील। और उस सील के ऊपर क्या होता था, कुछ एनिमल मोटिव्स या साइन बने हुए हैं और उनपे जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है या फिर जो सिंबल बने हुए हैं या जो साइन बने हुए हैं उनको अभी तक कोई स्टडी नहीं कर पाया है, कोई पढ़ नहीं पाया है, समझ नहीं पाया है। तो कह रहे हैं जो स्क्रिप्ट है जिसमें इनको लिखा गया है वो कैसी है, रिमेन इनडिसाइफर्ड है, उसको अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है, कोई समझ नहीं पाया है। कह रहे हैं देखो किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में या हिस्ट्री में हमें जो कुछ भी पता होता है तो उसके कुछ सोर्सेज होते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, हमें जानकारी कहाँ से मिली। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो तो अनडिसाइफर्ड है, फिर हमें पता कहाँ से चला। तो देखो कह रहे हैं कि हमें ये सब कहाँ से पता चला, लोगों की जो लाइफ है उनके बारे में। तो What they left behind, मतलब जो रिमेन्स जो हमें आज के टाइम पे मिलते हैं, जो वो पीछे छोड़ गए, उन चीजों से जिसमें शामिल क्या क्या है, देयर हाउसेस, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स। मतलब वो रिमेन्स जो हमें आज के टाइम पे भी मिलते हैं कि टूटी हुई हालत में जो उनके हाउसेस हैं या जो कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं या टूल्स मिले हैं या फिर सील्स मिली हैं, ये वो सारी चीजें हैं जिनसे हमें उस सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। और इनको हम कहते क्या है, जिनकी हमने बात की ऑर्नामेंट्स की, पोर्ट्स की या हाउसेस की, इन रिमेन्स को क्या बोला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। क्या बुलाते हैं इनको, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है 1 मार्क 2 मार्क या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कौन कौन सी होती है, या फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए इनमें से कोई 4 या 2 या 3 आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको दे दी जाए और एक जो है कुछ डिफरेंट दे दिया जाए कि फाइंड आउट करो कि कौन सी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है। अब यही वो सारी चीजें होती हैं जिनसे जो आर्कियोलॉजिकल क्या करते हैं, पास्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो इतिहास जो है वो कैसा था। अब जो कुछ भी हमें मिला, ऑर्नामेंट्स मिले या टूल्स मिले या सील्स मिली या हाउसेस मिले, उसी से तो हमने आइडिया लगाया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि हमें कोई टेक्स्ट तो, कोई ग्रंथ तो या कोई बुक तो लिखी हुई मिली नहीं है इसके बारे में। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो एविडेंसेस हमें मिले हैं, जो जानकारी हमें मिली है, जो रिमेन्स हमें मिले हैं, उनके बेसिस पे ही इतिहास की क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं। अब बात कर लेते हैं टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। तो ये जो टर्म है, ये टर्म किसके लिए यूज हुआ है, ये यूज कर रहे हैं कल्चर के लिए। जब भी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से या फिर आर्कियोलॉजी में हम कल्चर जो शब्द है उसकी बात करते हैं तो उससे हमारा मीनिंग किससे होता है, इसमें हम डिफाइन करते हैं इसको अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है जो स्टाइल में डिस्टिंक्टिव है, डिफरेंट है और एक ही स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर मिला है और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी स्पेसिफिक है।
मतलब एक ही टाइम पीरियड के अंदर एक ही तरह के स्टाइल के ऑब्जेक्ट सेम ज्योग्राफिकल एरिया में मिल रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कल्चर बोल दिया। और इस कल्चर टर्म को अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करें तो वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, वो कौन कौन से ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं, तो इसमें सील्स आ जाएंगी, बीड्स आ जाएंगे, वेट्स आ जाएंगे, स्टोन्स आ जाएंगे, बेक्ड ब्रिक्स। देखो बेक्ड ब्रिक्स, ये बात तो हम पहले भी कर रहे हैं, लेकिन बेक्ड ब्रिक्स का क्या है कि आपको याद रखना है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पन की जो बिल्डिंग्स मिली हैं, क्या उनमें जो ब्रिक्स यूज हुई हैं वो बेक्ड होती थी या अनबेक्ड होती थी। तो यहाँ से आप उसको याद रख लेंगे कि बेक्ड जो ब्रिक्स है वो भी मिली है। एंड ये जो सारी चीजें हैं ये स्टाइल में डिस्टिंक्टिव है, मतलब उसी टाइम पीरियड पे दूसरी जगहों पे जो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं उनसे ये स्टाइल में डिफरेंट है, डिस्टिंक्टिव है। और इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू एंड गुजरात, इस एरिया में जो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं एक ही स्टाइल के मिल रहे हैं। एंड जो टाइम पीरियड है उनका, वो टाइम पीरियड भी क्या है, 2600 टू 1900 BCE। सेम ज्योग्राफिकल एरिया, सेम डिस्टिंक्टिव स्टाइल एंड सेम स्पेसिफिक टाइम। तो इस तरह कोई भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको मिलते हैं जिनका टाइम पीरियड भी एक ही है, जिनका ज्योग्राफिकल एरिया भी एक ही है, जिनका स्टाइल भी एक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कल्चर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कल्चर को डिफाइन करते हैं। अब आगे बात करते हैं बिगिनिंग के बारे में और सबसिस्टेंस की जो स्ट्रेटजीज होती थी उनके बारे में। बिगिनिंग में हम बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, और भी उस टाइम पे बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल कल्चर मैच्योर हड़प्पन से पहले देखने को मिलती हैं, बट हमने उनको अलग कैसे किया कि जैसा कि बताया जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को जाना जाता है उसकी बड़ी बड़ी लार्ज बिल्डिंग्स जो वहाँ पे मिली हैं, बड़ी बड़ी साइट्स मिली हैं, तो कह रहे हैं कि दूसरे जो कल्चर मिली है या सिविलाइजेशन मिली है वहाँ पे किसी तरह की जो लार्ज बिल्डिंग्स है वो देखने को नहीं मिलती हैं। तो हमने उस टाइम पीरियड को एक तो कार्बन डेटिंग से पता किया, दूसरा हमने देखा कि लार्ज बिल्डिंग से पहले वाला टाइम पीरियड है तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्ली फेज हो जाएगा। उसके बाद मेच्योर टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है, साइट्स जो है देखने को मिल रही हैं। फिर सडनली क्या होगा, जब हम लेटर फेज की बात करेंगे, सडनली क्या होगा, जिन एरियाज में जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल रही थी, काफी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था, वहां ना मिलके ये जो है दूसरे एरियाज में जैसे पंजाब, गुजरात, यूपी के एरियाज में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि वो जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, साइट्स जो मिल रही थी, वहां पे सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो इसको 3 फेज में जाना जाता है, अर्ली फेज, मेच्योर फेज एंड लेटर फेज। अब हड़प्पा के जो लोग थे उनके सबसिस्टेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी वो अपनाते थे, तो बताया गया है वो क्या खाते थे, वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, प्लांट से और एनिमल से बने हुए प्रोड्यूस खाते थे, इंक्लूडिंग फिश भी वो लोग खाते थे। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगाया, हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया, कैसे पता लगा रहे हो कि हिस्टोरियन की डाइटरी प्रैक्टिस क्या थी, चारेड ग्रेन्स मिले हुए, जले हुए अनाज के रिमेन्स मिले हैं, सीड्स मिले हैं, जिससे हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया। और ये जो सैंपल मिले हैं इनके, इन सैंपल्स को स्टडी किया जाता है आर्कियोबॉटनिस्ट के द्वारा। आर्कियोबॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं एंशिएंट प्लांट रिमेन्स की स्टडी में। तो जो कुछ भी प्रोड्यूस मिले हैं उनको स्टडी किया आर्कियोबॉटनिस्ट ने, और उन्होंने बताया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी डाइटरी प्रैक्टिस क्या थी। अब देखते हैं कौन कौन से ग्रेन्स मिल रहे हैं हड़प्पन साइड से। तो यहाँ पे व्हीट है, बार्ले है, लेंटिल है, चिकपी, सिसमी, मिलेट गुजरात से मिल रहा है, राइस रेयरली ही कहीं से मिल रहा है। तो व्हीट एंड बार्ले आपको पता है क्या होता है, लेंटिल एक काइंड ऑफ दाल होती है, चिकपी जो आपको व्हाइट चना होता है, सिसमी क्या होता है, तिल होता है। तो ये वो सारे ग्रेन्स हैं जो हमें हड़प्पन साइड से मिले हैं। पता कैसे लगाया हमने कि जो चारेड ग्रेन्स मिले या सीड्स मिले उनको आर्कियोबॉटनिस्ट ने स्टडी किया और पता लगाया कि कौन कौन से जो अनाज है उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में उगाए जाते थे। अब बात कर लेते हैं एनिमल बोन्स की। कुछ एनिमल्स की बोन मिली है जिसमें कैटल, शिप, गोट, बफेलो एंड पिग।
अब आर्कियोजूलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, आर्कियोजूलॉजिस्ट ने स्टडी किया, उन्होंने पता लगाया कि ये जो एनिमल्स थे जिनके हमें बोन्स मिल रही हैं, इनको डोमेस्टिकेट किया जाता था, पशुपालन किया जाता था। अब आर्कियो बॉटनिस्ट जैसे प्लांट रिमेन्स को स्टडी करते हैं, ऐसे ही आर्कियोजूलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो एनिमल्स की जो बोन्स होती है उनको स्टडी करते हैं। तो आर्कियो बॉटनिस्ट ने पता लगाया कि इनको डोमेस्टिकेट किया जाता था। इसके अलावा कुछ वाइल्ड एनिमल्स की भी बोन्स मिली हैं, जिसमें बियर है, डियर है, घड़ियाल है, ये जो सारी चीजें हैं आपको मिल रही हैं। अब फिश की जो बोन है वो भी हड़प्पन साइट्स पे मिल रही हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता था, कुछ ऐसे एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, इसके अलावा जो फिश है उसकी भी जो बोन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पन साइट्स पे देखने को मिल रही हैं। और इनको स्टडी किसने किया? प्लांट्स को स्टडी किया आर्कियोबोटनिस्ट ने, एंड एनिमल बोन्स को स्टडी किया आर्कियोजूलॉजिस्ट ने। अब हड़प्पन साइट्स पे हमने देखा कि कौन कौन से ग्रेन्स मिल रहे हैं, और ग्रेन्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको एग्रीकल्चर जो थी उसकी जानकारी थी। एग्रीकल्चर की जानकारी थी तभी कैसे पता लग रहा है कि फाइंडिंग आउट अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स एंड ग्रेनरीज, बहुत सारे ग्रेन्स मिल रहे हैं। ग्रेनरीज जहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया जाता था वो हड़प्पन साइट से मिल रही है। इसके अलावा जो बुल है उसकी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है सील के ऊपर। इसके अलावा टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ एक मॉडल मिल रहा है, जिससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो बुल जो था वो नोन था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के लिए, इसकी उनको जानकारी थी। और इसका यूज जो ऑक्शन है, इसका यूज किस लिए किया जाता था? प्लॉइंग के लिए किया जाता था। खेतों को प्लॉ करने के लिए ऑक्सन जो है उसका यूज किया जाता था। इसके अलावा टेराकोटा मॉडल जो है वो मिला है चोलिस्तान से, जो डेजर्ट एरिया है पाकिस्तान का। इसके अलावा हरियाणा के जो बनवाली है वहां से भी टेराकोटा का बना हुआ मॉडल जो है आपको प्लो का मिलता है। अब प्लो फील्ड मिले हैं, प्लो फील्ड आपको कहाँ से मिल रहे हैं? कालीबंगन राजस्थान से मिल रहे हैं। इस तरह की जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो प्लो फील्ड है वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन राजस्थान से मिले हैं। टेराकोटा मॉडल कहाँ से मिला है? चोलिस्तान से मिला है। और बनवाली हरियाणा से मिला है। इसके अलावा एक बात और बता रहे हैं कि फील्ड जो है उनकी टू सेट्स ऑफ फैरो जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही हैं, जिससे क्या पता लगा रहे हैं कि टू पार्ट्स में अगर जो खेत है उसको डिवाइड किया हुआ गया है तो इसका मतलब क्या है? दो तरह की जो क्रॉप्स है वो उगाई जाती थी। अब ये है यहाँ पे कह रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही है, तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एक ही टाइम पे क्या किया जाता था कि दो तरह की जो क्रॉप्स है उनको एक साथ में उगाया जाता था। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज में हमने देखा कि कौन कौन से ग्रेन जो है वो वहाँ पे उगाए जा रहे हैं, कैसे पता चल रहा है हम के प्लॉइंग के लिए जो ऑक्सन है उसका यूज किया जाता था। अब हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो हड़प्पन साइट्स हैं वो सेमी एरिड जोन में है, मतलब उन एरियाज में है जो अर्ध शुष्क है, जहाँ पे ज्यादा बारिशें नहीं होती है। तो ऑब्वियसली क्या है कि क्या पता लगा रहे हैं कि इरिगेशन वॉज रिक्वायर्ड, कि ऑब्वियसली अगर सेमी एरिड जोन में है तो वहां पे जो इरिगेशन है उसकी जरूरत पड़ती होगी। तो इसका जो एक एग्जांपल है वो मिला है, ट्रेसेस मिले हैं कैनाल्स के, कहाँ से? सोर्टुगही से, जो कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। बट साथ साथ क्या कह रहे हैं? बट नॉट इन पंजाब एंड सिंध। अफगानिस्तान में तो मिल रहे हैं लेकिन पंजाब और सिंध में हमें कैनाल्स के कोई एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इरिगेशन कैसे किया जाता था? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडिया लगाया है कि हो सकता है जो एंशियंट कैनाल है वो टाइम के साथ कैसे हो गई हो? सिल्टेड डाउन हो गई हो, दबी हुई हो। क्या पता हमें वो जो कैनाल से आज तक मिली ही ना हो, मिट्टी के नीचे दबी हुई हो कहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि इन एरियाज में जो वेल वाटर है, जो कुओं से जो पानी है उसका यूज किया जाता हो इरिगेशन के लिए। इसके अलावा वाटर रिजर्वर मिला है। वाटर रिजर्वर मिला है कहाँ से? धोलावीरा से, जो गुजरात स्टेट में है। तो वहां से एक वाटर रिजर्वर मिला है, पानी का एक बहुत बड़ा टैंक मिला है, तालाब मिला है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस पानी का जो यूज है वो किस लिए किया जाता था? एग्रीकल्चर पर्पज से किया जाता था, कि इस रिजर्वर में वाटर को स्टोर किया जाता था और फिर उसको एग्रीकल्चर पर्पज से हम यूज करते थे। तो इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को हड़प्पन्स यूज कर रहे थे। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने शुरुआत की सील्स से
उसके बाद हमने देखा टर्म के बारे में, टाइम के बारे में, प्लेसेस के बारे में कि कैसे हम कल्चर को डिफाइन करते हैं। फिर हमने देखा कि हड़प्पन्स जो है कौन कौन सी सबसिस्टेंस की स्ट्रैटेजीज यूज करते थे, कौन कौन से वहां पे क्रॉप्स उगाई जाती थी, कौन कौन से वहां पे एनिमल्स मिले हैं, कैसे हमने पता लगाया, कैसे आर्कियोबॉटनिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको स्टडी किया। इसके अलावा जब बहुत सारे ग्रीन्स मिल रहे हैं, ग्रीनरीज मिल रही हैं, तो हमने पता लगाया कि क्या था वहां पे एग्रीकल्चर किया जाता था। फिर एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज करते थे, उनमें हमने देखा कि कौन कौन से जो ग्रेन्स है वो उगाए जाते थे, कैसे जो ग्रेनरीज मिली है, या टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करते हैं तो जो सेमी एरिड जोन में जो हमारी हड़प्पन साइट्स मिली हैं वहां पे जो इरिगेशन की क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। कहीं पे कैनाल्स मिल रही हैं तो पता लग रहा है कि इरिगेशन के लिए कैनाल्स का यूज किया जाता था। कहीं पे आइडिया लगा रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट की, हो सकता है वेल वाटर का यूज किया जाता हो, या हो सकता है कि कुछ जो कैनाल्स है आज तक हमारे सामने ही ना आई हो, नीचे दबी हुई हो, टाइम के साथ वो सिल्टेड डाउन हो गई हो। या एक और एग्जांपल जो देखने को आ रहा है कि एग्रीकल्चर में वो क्या करते थे, इरिगेशन के लिए वो पानी स्टोर करते थे। कहाँ पे एग्जाम्पल मिला है धोलावीरा गुजरात से, जहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर मिला है। तो हिस्टोरियंस ने आइडिया लगाया है कि इस पानी का यूज वो किस लिए करते थे, एग्रीकल्चर पर्पज से करते थे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब तक इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे अर्बन सेंटर के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में। थैंक यू।